बेटी नेहा की परवरिश कर रहा था। नेहा ने हाल फिलहाल में ही 12वीं पास की थी। ऐसे ही एक दिन देर रात रघु अपने हाथों में कुछ सामान लिए घर आता है और अपने पिता को देर रात आता देख नेहा उस पर भड़कते हुए कहती है, हद होती है पिताजी, अरे आने में आपको इतना समय कैसे लग गया? और दिन तो आप 8 बजे आ जाते, लेकिन आज तो रात के 11 बज गए। आपको पता भी है मुझे कितनी बेचैनी हो रही थी, ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अरे मेरी बच्ची, तू क्यों इतनी चिंता करती है? मुझे कुछ नहीं होगा, चाहे मैं रात के 11 बजे आऊं या फिर 2 बजे, क्योंकि मुझे मेरी जिम्मेदारी पता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हाँ ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाइए आप। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दे। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुझे मेरे हाथ की पनीर भुर्जी बहुत पसंद है ना? आज मैं ढाबे से पनीर भुर्जी लाया हूँ तेरे लिए। पर मैंने खाना खा लिया, आप अपनी पनीर भुर्जी खुद ही खा लीजिए। मुझे पता है मेरी बच्ची कि तू मेरे बिना खाने का एक निवाला भी नहीं खा सकती, इसलिए अब गुस्सा छोड़ दे। देख मुझे भी बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे। अगर तू खाना नहीं खाएगी तो तेरा बाप भी खाना नहीं खाएगा। इस तरह अपने पिता की बात सुनकर नेहा अब अपने पिता को तिरछी निगाहों से देखती है और थोड़ी देर बाद उन्हें गले से लगा लेती है। इस तरह नेहा और रघु की छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। अब क्या था, दरअसल रघु हाईवे पर एक ढाबे पर रसोइये का काम किया करता था और ढाबे पर जो भी खाना बचता वो अपने घर ले आता। पर नेहा को अपने पिता के हाथ की पनीर भुर्जी बहुत पसंद थी, इसलिए वो धीरे धीरे अब अपने पिता के हाथ का स्वाद सीखने लगती है, यानी पनीर भुर्जी बनाना सीखने लगती है। ऐसे एक दिन रघु ढाबे पर खाना बना रहा था, तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और रघु को देखकर कहते हैं, अरे रघु भैया, ट्रक चला चला कर तो कमरिया कर गई है, जरा अपने हाथ का स्पेशल पनीर भुर्जी और पराठा लगा दो। हाँ रघु भैया, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर सारी थकान चुटकियों में गायब हो जाती है, इसीलिए बिना देरी किए जल्दी से खाना लगा दो भाई, बहुत भूख लग रही है। लगातार 6 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, अब जाकर थोड़ा आराम करने को मिला है। इस तरह अब रघु पनीर को मैश करके उसमें मिर्च मसाले, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और भी बहुत कुछ डालकर पनीर भुर्जी बनाकर तैयार कर देता है और दूसरी ओर फटाफट पराठे बनाना शुरू करता है। देखते ही देखते अगले 10 मिनट बाद वो पनीर भुर्जी के साथ पराठे और लस्सी भी उन आदमियों के सामने लगा देता है। अब सभी लोग जब रघु के हाथ की पनीर भुर्जी खाते हैं तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वाह रघु भैया, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। मन तो करता है इस प्लेट के साथ तुम्हारे हाथों को भी चूम लूं, लेकिन क्या करूं, कम बखत मैं हूं एक आदमी प्रजाति। अगर कोई औरत होती ना तो पक्का तुमसे शादी कर लेती। इस तरह अब सभी लोग हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। अब देर शाम जब रघु अपने ढाबे पर बचे पराठे और पनीर भुर्जी के साथ लस्सी लेकर अपने घर जा रहा था, तभी एक तेज गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है, पर किस्मत से उसकी जान बच जाती है। अब अगली सुबह जब नेहा को अपने पिता के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत अस्पताल जाती है, जहाँ डॉक्टर उससे कहते हैं, देखिए नेहा जी, आपके पिता के पैर फ्रैक्चर हो गए। क्योंकि उनकी उम्र हो रही है, इसीलिए उनकी हड्डी जुड़ना थोड़ा मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ आप इनको 3-4 महीने बेड पर ही रेस्ट करने दीजिए। कल को इनका प्लास्टर खुल भी गया तो भी आप इन्हें ज्यादा लंबा सफर तय मत करने देना। 1-2 दिन हॉस्पिटल में हम इन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने आपको कितनी बार कहा था पिताजी कि समय से घर आया करिए, लेकिन आपने मेरी आज तक नहीं सुनी। देख लिया ना, एक औरत की बात ना सुनने का नतीजा। अरे ऐसे पनीर भुर्जी और पराठे तो मैं बहुत बना दूंगी। पनीर भुर्जी, पराठे और लस्सी आपकी जान से बढ़कर नहीं है पिताजी। इतना बोलकर नेहा अब कुछ फ्रूट्स काटती है और अपने पिता को खाने के लिए देती है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं और 2 दिन बाद रघु को डिस्चार्ज मिल जाता है। घर आकर नेहा अपने पिता की बखूबी देखरेख करती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब नेहा देखती है कि घर में सारी सेविंग खत्म हो रही है, जिसे देख नेहा परेशान हो जाती है। ऐसे एक दिन नेहा गांव के कुएं से पानी खींचने जाती है, तभी उसे उसकी सहेली कविता मिलती है और नेहा को इस तरह परेशान देख कविता उससे सवाल करती है, क्या बात है नेहा, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तू काफी परेशान है, खासकर तब से जब से अंकल का एक्सीडेंट हुआ है। अब परेशान न हूँ तो और क्या करूँ कविता, अरे जब से पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं उनकी सेवा में लगी हूँ, लेकिन धीरे धीरे घर में राशन के साथ सारी सेविंग्स भी खत्म हो रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलाऊं। तू भी न नेहा बड़ी ही बुद्धू है। अरे तेरे पिता ने तुझे एक हुनर सिखाया है, तू अपने उस हुनर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये बुद्धू कि तेरे पिता ढाबे पर काम करते थे,
और उनके हाथों की रेसिपी तूने सीखी हुई है। जो उनके हाथ में हुनर है वही हुनर तेरे हाथ में भी है। अरे तू ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी बनाकर गांव में बेचती क्यों नहीं? अरे तेरे पिताजी हाईवे के ढाबे पर काम करते थे, पर सोच अगर तेरा खुद का ढाबा या ठेला गांव में लग जाए, वो भी सस्ते में, तो तेरे पास कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ तू अपना काम शुरू कर दे। लेकिन कविता, अपना काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे भी होने चाहिए, और तू तो जानती है कि पनीर कितना महंगा है। भला मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं पनीर खरीद कर पनीर भुर्जी बनाऊं, वो भी ढाबे स्टाइल में, और गांव में बेचने लगूं। देख नेहा, तुझे दूध की कमी नहीं क्योंकि तेरे पास खुद की गाय है। अरे अगर तू उस गाय के दूध से पनीर बना लेगी तो क्या खराबी है? तेरे बाहर से सिर्फ मसाले आएंगे। मुझे तो बस तुझे आइडिया देना था, बाकी तेरी मर्जी है। कविता की बात कहीं न कहीं बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ इसलिए नेहा उसकी बात से सहमत हो जाती है और अगले ही दिन से वो पनीर भुर्जी बनाने के लिए कुछ सामान खरीद और ठेला उधार पर लाती है और अपनी गाय के दूध से ही पनीर बनाकर अब वो गांव में ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी बनाना शुरू कर देती है। अब जब गांव में उसके ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी की खुशबू फैलती है तो उसके ठेले पर भीड़ तुरंत ही इकट्ठा हो जाती है। और नेहा बेटा, पहले तो सिर्फ तेरे पिताजी के हाथ के पराठे और पनीर भुर्जी खाए थे, लेकिन आज यहाँ इस गांव में ठेले पर ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी खाऊंगी। जरा देखो तो बेटी के हाथ में वही स्वाद है जो पिता के था या कुछ अलग है। इस तरह नेहा उस औरत के लिए 1 प्लेट ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी पराठे और 1 गिलास रायता लगा देती है। वाह बेटा वाह, मजा आ गया तेरे हाथ का ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी खाकर। अरे तूने तो अपने पिता को फेल कर दिया। पहले तो हम लोगों को लगता था कि रघु भैया के कान कोई नहीं काट सकता, लेकिन आज जब हमने तुम्हारे हाथ की पनीर भुर्जी खाई तो लगता है कि उनकी बेटी खुद ही उनका धंधा चौपट करवाएगी, क्योंकि उनकी बेटी ये ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी बनाती इतनी स्वादिष्ट है। ये तो आपका बड़प्पन है आंटी कि आपको मेरे हाथ के ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी पराठे और रायता इतना पसंद आ रहा है। इस तरह अब नेहा अपने ठेले को बखूबी संभालने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा का ठेला मार्केट में जम जाता है। ये क्या सुनी थी बेटी, तू फिर से आलू लेकर आ गई। माँ, आलू की मैं ऐसी ऐसी डिश बनाकर आपको खिलाऊंगी ना कि आप खुश हो जाएंगी। आलू आलू बेटा, तूने हमें इतने आलू खिला दिए कि अब हम आलू खाकर कहीं भालू ही ना बन जाएं। अच्छा सुन, तेरे पापा कह रहे थे उनके दोस्त ने एक रिश्ता बताया है तेरे लिए। मयंक नाम है उसका, बड़ा ही समझदार लड़का है और अच्छे घर से है। संडे को वो सब तुझे देखने के लिए आ रहे हैं, फिर उनको बनाकर खिलाना ये तरह तरह के आलू की डिश। क्या माँ, लड़के वाले? चलो कोई नहीं, पापा कह रहे हैं तो सही होगा, और हाँ जरूर खिलाऊंगी। और अपनी पहली रसोई में तो मैं आलू की ऐसी शानदार डिश बनाकर उन सबको खिलाऊंगी कि वो सब खुश हो जाएंगे। संडे को लड़के वाले सुनिधि को देखने उसके घर आते हैं। देखने दिखाने की रस्म होती है और लड़के वालों को सुनिधि पसंद आ जाती है और कुछ ही दिनों में उनकी शादी धूमधाम से हो जाती है और एक एक कर सभी मेहमान वहाँ से जाने लगते हैं। अरे ये क्या जीजी, आप आज ही जा रही हैं? हाँ, अब वो जमाना कहाँ रह गया सरला की शादी के बाद भी मेहमान हफ्ते भर तक वहीं बैठे रहे, और मेरी बहू के ना बार बार फोन आ रहे हैं, वो मुझे बुला रही है। अच्छा, बहुत प्यार करती है फिर तो आपकी बहू आपसे? अरे नहीं, वो बात नहीं है, वो खाना मैं बनाती हूँ ना इसलिए। ओह अच्छा, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं सफर के लिए कुछ पैक कर देती हूँ। सुनिधि अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाती है जहाँ उसकी सास कुछ बनाने के लिए जा रही होती है। अरे ये क्या माँ जी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? अरे वो तेरी बुआ सास जा रही है तो उन्हीं के लिए सफर के लिए कुछ पैक करके दे रही थी। माँ जी, अब मैं आ गई हूँ तो अब तो आप बस आराम कीजिए और मैं कुछ बना लेती हूँ। वैसे भी आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, तो ऐसा कुछ बनाऊंगी कि बुआ जी और आप सब तो खुशी हो जाएंगे। जीती रहे बहू, एक मेरी ननद की बहू है जो उनसे इतना काम लेती है और एक मेरी बहू है जो मुझे आराम के लिए कह रही है। अच्छा बहू, कुछ मीठा भी बना लेना अपनी पहली रसोई में। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। अब सुनिधि रसोई की कमान संभालती है और अपने पसंदीदा आलू ढूंढती है और फिर लग जाती है अपनी पहली रसोई में एक नई डिश बनाने में, जिसका नाम होता है आलू का भरता। वो जल्दी से आलू को चूल्हे पर सेकने के लिए रख देती है, फिर आलू का भरता बनाकर तैयार कर देती है और हद तो तब हो जाती है जब वो आलू का ही हलवा मीठे में तैयार कर लेती है। फिर वो सबको परोसती है। कुछ देर बाद, ये कौन सी सब्जी है बहू? पर हलवा, ऐसा हलवा पहले कभी नहीं देखा। पापा जी आप खाकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। ये सुनकर वो सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, फिर उस आलू के भरते को जैसे तैसे खाते हैं। कमाल की है हमारी बहू, कितनी यूनिक डिश बना लेती है।
हाँ वो तो है माँ, आलू का भरता। ऐसे एक रोज सुनिधि की ननद रेखा उसके कमरे में जाती है। भाभी, आज ना मेरा प्याज के पराठे खाने का मन कर रहा है। बड़े दिन हो गए प्याज के पराठे खाए हुए। मम्मी को बोल बोल कर थक गई मैं। कहती है प्याज काटने पर हाथ में बदबू बदबू हो जाती है। आप आज वही बना लीजिए ना। प्याज के पराठे बन रहे हैं तो फिर मैं भी खाऊंगा। सबकी फरमाइशें लेकर वो रसोई में पहुंच जाती है और सोचने लगती है। प्याज तो 70 रुपए किलो चल रहे हैं और आलू सिर्फ 30 रुपए। फिर भी इन लोगों को प्याज की डिमांड करते हुए शर्म नहीं आती। ये भी कोई बात हुई। अब सुनिधि सिर्फ एक प्याज काटती है और बाकी आलू का मसाला बनाकर उसके पराठे खाने को दे देती है। ये तो आलू के पराठे हैं बहू, बाकी प्याज तो बिल्कुल भी नहीं आया मेरे पराठे में। हाँ बहू, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे प्याज आलू को छूकर निकल गया हो। वो माँ जी, मैंने आपका ध्यान रखते हुए ऐसा किया है। ननद जी बता रही थी कि आप प्याज इसलिए नहीं छीलती क्योंकि उससे बदबू हो जाती है हाथों में। इसी प्याज को अगर आप खाएंगी तो सोचो आपकी सांसों में कितनी बदबू हो जाएगी। और अगर मयंक जी भी उस बदबू के साथ ऑफिस जाएंगे तो सब लोग इनसे दूर भागेंगे। और पापा जी, ऐसे में अगर दुकान में ग्राहकों से डील करेंगे तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। सुनिधि की बात इतनी अजीब थी कि सब बिना कोई सवाल किए वो आलू के पराठे खा लेते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब तो उनके घर में रोज आलू बन रहे थे। एक रोज मयंक अपने दोस्तों को डिनर पर लेकर घर आता है। तुम्हें याद है ना सुनिधि, मैंने क्या कहा था? बिरयानी बनाकर तैयार कर लेना। आप बेफिक्र रहिए, मैंने बिरयानी बनाई है। इसके बाद सुनिधि बिरयानी के पतीले से वो फॉइल पेपर हटाती है जिसकी खुशबू से सभी खुश हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या खुशबू है! खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी अच्छी होगी। अब इंतजार नहीं किया जा रहा, जल्दी से बिरयानी परोस दीजिए। सुनिधि सबको बिरयानी परोसती है तो उसमें होते हैं बड़े बड़े आलू। हैं? बिरयानी में आलू? आलू बिरयानी? अरे गलती से आ गया होगा बेटा। बस भी करो माँ, अच्छे से जानती हो ये सब भाभी का किया धरा है। हद होती है सुनिधि किसी चीज की। शायद भाभी का मन नहीं था हम लोगों को डिनर करवाने का, इसीलिए उन्होंने ये आलू वाली बिरयानी बना डाली। अगर डिनर नहीं करवाना था तो रहने देते, यूं बुलाकर क्यों हम सबकी इंसल्ट की। मयंक के दोस्त बिना कुछ खाए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सुनिधि यहीं नहीं रुकी। अगले दिन उसने सबके लिए नाश्ते में जैसे तैसे आलू के चीले बनाकर तैयार कर दिए। उन्हें खाने के बाद सरला उससे बोली, आलू बहू, अच्छे बने हैं आलू के चीले। हाँ आलू भाभी। सुनिधि की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब उसे आलू आलू क्यों कह रहे हैं। अरे आलू बेटा, जरा शाम को आलू के पकौड़े बना देना। आप सब मुझे आलू आलू क्यों कह रहे हैं माँ जी? मैं क्या इतनी मोटी हो गई हूँ? भाभी हम क्या, सारा मोहल्ला तुम्हें आलू आलू कहता है। हाँ, कल तो पता है जब सब्जी वाला मोहल्ले में आया था तो उसने मुझे आलू देने से मना कर दिया क्योंकि उसका कहना था कि आलू तो उसकी आलू भाभी लेकर जाएगी। तू जानती है तेरे कारण मोहल्ले में किसी को आलू ही नहीं मिल रहे। सरला को लगा था कि सुनिधि को इतनी बार आलू आलू कहने से उसकी बहू इरिटेट होकर आलू बनाना बंद कर देगी, लेकिन सुनिधि थी कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे परेशान होकर अब उसकी सास रसोई से आलू ही गायब कर देती है। लेकिन सुनिधि यहाँ भी नहीं रुकती, वो पड़ोसन से जाकर आलू मांग कर ले आती है। ये देख सरला को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हुआ, मुझे लगा तू समझ जाएगी पर शायद तेरा ये काम ना करने का बहाना है। तू जानबूझकर हम सबको इतना आलू खिलाना चाह रही है कि हम सब तेरे बने खाने से बोर हो जाए और तुझे किचन से छुट्टी दे दे। अब गलत समझ रही है माँ जी, मेरे पापा की ज्यादा कमाई नहीं थी और खाने वाले थे हम सब, तो बड़ी बेटी होने के नाते सब्जी लेने मैं ही जाती थी। सब सब्जी आती थी महंगी, इसलिए मैंने आलू में ढूंढ ढूंढ कर हर सब्जी बनानी शुरू कर दी और वही आदत यहाँ भी आ गई। लेकिन वो पहले की बात थी सुनिधि, और अब तो मैं अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। पापा का बिजनेस भी अच्छा खासा है। फिर अब तो ये कंजूसी छोड़ दो। अब तो तुम आलू के भरते की जगह बैंगन का भरता बना सकती हो और आलू के हलवे की जगह सूजी का या गाजर का हलवा बनाओ। अब ये बात सुनिधि को समझ आ जाती है और उस दिन के बाद वो आलू का बड़ा ही कम उपयोग करती है, जिससे अब उसके ससुर